नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के बारे में। और आप सभी को पता है, जैसा कि इस वक्त हम आर ओ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक है और मुझे बताने की इतना ज़रूरत नहीं कि घटना चक्र की बुक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको बेशक ये पता है ये बात कि घटना चक्र की बुक यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, आर ओ जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा उपयोगी है और सवाल इसी से बनते हैं। तो मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूँ, आप सभी के लिए वीडियो ला रहा हूँ। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को देखो, इससे लाभ उठाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। इसमें है सवाल जो है आपका, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट वेट 1 मिनट। ओके। इसमें 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अब देखो, इसमें 1857 से संबंधित हैं ये क्रांतिकारी। पहली चीज ये जान लो। अब इसमें क्या कहा गया है कि वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। सही उत्तर होगा बी, यानी कि तात्या टोपे। इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले ही लेते हैं। तात्या टोपे जो है, 1814 में उनका जन्म हुआ, 1859 में उनकी मृत्यु हुई। रामचंद्र पांडुरंग के नाम से वो जाने जाते थे। वे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता माने जाते थे। इनका जो जन्म था वो महाराष्ट्र में योला, ध्यान देना, योला गांव में हुआ था। वे अपने पिता यानी पांडुरंग राव टोपे, जो उनके पूज्य पिताजी थे, उनका नाम था पांडुरंग राव टोपे, के साथ बिठूर आ गए थे। ठीक है। जहां वे पेशावा के दत्तक पुत्र धोंदू पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम था? धोंदू पंत, जिसे नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए थे। ठीक है, समझ में आया। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। तो इसमें कहा जा रहा है कि दो सूची है। पहले चीज इसको ऐसे कर देते हैं, दो सूची है इसमें। 1 मिनट। इसमें पहली सूची में कुछ क्रांतिकारियों के नाम हैं, जैसे नाना साहब, नवाब हामिद अली खां, मौलवी महमूद उल्लाह, और डी यानी कि मनीराम दीवान। और उसमें स्थान दिया गया कि यानी कि इन नामों का किस स्थान से संबंधित है। तो आसान सवाल है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सवाल हो जाएगा। इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो है, 1 मिनट, इसका ऑप्शन भी दिया होगा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ इसको, मिलान में करवा दे रहा हूँ। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो है, नाना साहब का संबंध होगा कानपुर से। आसान सवाल था, इसके बारे में आप जान चुके हैं। अब बचे नवाब हामिद अली खां, इनका संबंध होगा दिल्ली से। ठीक। मौलवी अहमद उल्लाह का संबंध होगा लखनऊ से। और लास्ट में जो बचता है मनीराम दीवानी का संबंध होगा असम से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे, ध्यान देना, बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया। अब एक सवाल में इसमें कई सारे सवाल बन रहे हैं। पहली बात, 1857 के विद्रोह से संबंधित है, पहली बात तो ये जान लो। और साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसने दिया? तो उत्तर होगा बहादुर शाह ने। अब किसको दिया ये जानना है। इसका संबंध होगा सी, यानी कि बख्त खान को। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय ने भक्त खान को शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। और भक्त खान जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर थे, तथा कंपनी की ओर से उन्होंने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भी भाग लिया था। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया था, किंतु विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। ध्यान देना, समझ आया। किंतु विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास ही था। यानी कि जो उन्होंने अपने बेटे को बनाया था, नियुक्त किया गया था, वो कहीं ना कहीं एज अ नॉर्मली थे, कह सकते हो कि एज अ कठपुतली के रूप में थे। समझ में आया। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यह सवाल इस बार पूछा जाएगा, लिख लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब 1857 विद्रोह जब हुआ था भारत में, उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान देना, आगे मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का पहला वायसराय था। अगर आपसे कभी ये पूछ, देखो एक सवाल में 4 से 5 सवाल बन रहे हैं, कभी ये पूछ ले अगर आपसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम, तो वो होगा लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग होंगे तो गवर्नर जनरल को चेंज करके बाद में कर दिया गया था 1857 के बाद वायसराय। तो भाई देखो तुरंत तो कोई नया ऑफिसर आएगा नहीं, तो यही थे, यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और पहले भारत के पहले वायसराय भी यही थे। जैसे मान लो कोई चीज को तुरंत तो खत्म किया नहीं जा सकता ना। जैसे मान लीजिए किसी का कार्यकाल 5 साल के लिए है, मान लो लॉर्ड कैनिंग जो हैं पहले गवर्नर जनरल थे, तब इन्होंने 2.5 साल काम किया, ठीक है। अब गवर्नर जनरल से इनका पोस्ट हो गया है वायसराय, तो जो 5 साल में 2.5 साल खत्म हो गया, 2.5 साल जो बचा है ये उस वक्त यही रहेंगे ना, और कोई तुरंत तो आ नहीं जाएगा। तो अंतिम थे लॉर्ड कैनिंग थे, और जब वायसराय की बात आती है भारत में पहले वायसराय 1857 के बाद, तब भी यही थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, समझ में आया? हो सकता है नहीं समझ में आया होगा तो इसको दोबारा देखना समझ में आ जाएगा, नहीं तो इससे संबंधित वीडियोस बहुत जल्दी 8 से 10 दिन बाद सारे हिस्ट्री के वीडियोस विस्तार पूर्वक आने वाले हैं। सैन्य सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर उनके हाथों से तोप खाने के अधिकार छीन लिए थे। अब देख रहा मैं, मैं बता ही देता हूं। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। अब इन लोग को लगा कि भाई साहब अगर हम इंडियन को अपने आर्मी में रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग विद्रोह आगे चल के भी कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े जो पोस्ट थे उनसे वहां से इंडियन को बाहर कर दिए, भारतीयों को बाहर कर दिए, और उनके हाथ में जितने भी बड़े बड़े हथियार थे, तोपखाने थे, वो सब चीज छीन लेते हैं। समझ में आया? बस मोटी मोटी बातें ये जाननी चाहिए आपको। आइए आगे बात करें अगले सवाल के बारे में। 1 मिनट। इसमें है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? आसान सवाल है, इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान देना, इसके बारे में बात करने वाले हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया। कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। जो आनंद मठ है वो किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। अब ध्यान देना कि 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम कब गाया गया था, कहां से लिया गया है? तो लिया गया है आनंद मठ से, और यह आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह से संबंधित है, और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। आगे बात करें। अगला सवाल है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? सही उत्तर होगा सी, पंजाब से। अब आज के बारे में जान लो। कूका आंदोलन का आरंभिक स्वरूप जो था, जब स्टार्टिंग में इसका जो स्वरूप था वह था धार्मिक, लेकिन बाद में या राजनीतिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया। पहले धार्मिक विद्रोह था जो कूका आंदोलन है, फिर धीरे धीरे ये राजनीतिक विद्रोह में तब्दील हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भगत जवाहर मल के द्वारा। आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें 2 सूची दिया गया है। एक सूची में विद्रोह के नाम है, जैसे आहोम, कोल, संथाल, मोपला, और दूसरी में उनके वर्ष दिए गए हैं। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर होगा, एक मिनट जाओ, ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, यानी कि अहोम का जो संबंध होगा वो होगा 1828 से। अहोम जो विद्रोह हुआ था वो 1828 में हुआ था। कोल हुआ था 1831-32 में। संथाल का संबंध होगा 1855-56 से, और मोपला का संबंध होगा 1921 से। आगे बात करें अगले सवाल पर। यहां पर भी इसी तरह सवाल दिया गया। पहले सूची में कुछ विद्रोह के नाम है, जैसे रंपा, पाबना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह। बताना ये किस वर्ष हुए थे। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए इसमें, हाँ ये दिया तो है, डी होगा। खैर इसमें, लेकिन डी यहां पर हो सकता है आपको शायद ना दिखे क्लियर, मैं मिलान कर दे रहा हूं। तो रंपा विद्रोह हुआ था 1889 और 80 के बीच में, यानी कि ये है 2 वाला। और पाबना किसान विद्रोह हुआ था 1873-76 में, यानी कि ये वाला। बंगाल नील विद्रोह हुआ था 1859 और 60 में, यानी ये वाला पहला 1859-60, और जयंतिया विद्रोह हुआ था 3, यानी 1860 और 63 में। आगे बात करें अगले सवाल पर। यहां पर 2 सूची दिया गया। एक सूची में कुछ विद्रोह आंदोलन और दूसरे सूची में उसके वर्ष दिए गए, मतलब समय। पहला है तेभागा आंदोलन, दूसरा है मोपला विद्रोह, और 1 मिनट, और तीसरे में है पाबना किसान विद्रोह, तो इस चौथे में बंगाल नील विद्रोह। वही सवाल है, लगभग 1-2 पॉइंट चेंज है, बाकी सब वही है। देखो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा सही। इसमें उत्तर का थोड़ा लोचा कर दिया इन्होंने, लेकिन मैं बात कर रहा हूं, आप सभी से सुन लेना। अब देखो क्या है ना कि तेभागा आंदोलन जो हुआ था वो 1946 और 47 में हुआ था।
यानी कि ये वाला होगा। ठीक, एक मिनट को मैं लिख दे रहा हूं। तेभागा आंदोलन जो हुआ था 1946 और 47 में हुआ था, 1946 और 47 में हुआ था। ठीक है। मोपला विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। अब बचता है पाबना किसान विद्रोह, ये हुआ था 1973 और 76 में। कब हुआ था? 73, एक मिनट, जो 73 और 76 में हुआ था। ठीक है, एक मिनट, 73 और 76 में होता, लेकिन यहां क्या दिया है 1889 और 80, यानी कि एक मिनट, पाबना किसान विद्रोह है, इसका होगा 1873 और 76, लेकिन ऑप्शन में कहीं 73 76 है, यहाँ पे देखो वो लिखा हुआ है 79 और 80, लेकिन इसलिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। इसका होगा 1873 और 76। समझ में आया? अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 और 60, यानी कि इसका संबंध जो होगा ये होगा, इस तरफ आ जाओ, 59 और 60 यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार पूछा जाएगा। सही उत्तर होगा डी, सर विलियम जोन्स ने किया था। अब इसके बारे में जान लो कि सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ये कौन थे सर विलियम जोन्स? ये न्यायाधीश थे, और कहाँ के थे? कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय में। ये वारेन हेस्टिंग के समय पर न्यायाधीश थे। इनकी प्रेरणा से ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और वे इसके सभापति नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा से ही एशियाटिक सोसाइटी नियुक्त की गई थी, यानी किसकी प्रेरणा से? तो सर विलियम जोन्स से की प्रेरणा से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और वहां के वो सभापति बने थे। अब आगे सुनो, भी मामला खत्म नहीं हुआ है, एक मिनट। इस संस्था ने एशियाटिक, एक मिनट यार, एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। मैं मोटे मोटे तौर पे बता दे रहा हूं कि सर विलियम जोन्स जो थे ये न्यायाधीश थे, किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के समय में। कहाँ के? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के। और इन्होंने क्या किया? इनकी प्रेरणा से एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई और यहीं से इन्होंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक, इन्होंने कह सकते हो कि एक बुक लिखी, बुक कह रहे हो, माफ करिए, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में अनुवाद किया। बस इतना जानना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे और बात करें। लास्ट सवाल इस वीडियो का, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? सही उत्तर होगा बी, यानी डीके कार्वे। ध्यान देना, डीके कार्वे के प्रयत्न से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में। कब हुई? 1916 में हुई थी। यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी, ठीक है, विधवा से विवाह किया था। ब्राह्मणी मतलब हुआ ब्राह्मण की, कह सकते हो, लड़की जो कि विधवा थी। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। किसे? डीके कार्वे को 1958 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। यार इतना आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ ना कि मैं थक जाता हूँ एकदम, और उसमें एक दो सब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं भाई, तो वो सब नॉर्मली लेना, ज़्यादा सीरियस मत रहना उस सब के लिए, क्योंकि आप सब बहुत ही समझदार बच्चे हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।